हमने कल पढ़ा था कि पुर्तगाल किस तरह आए थे, ठीक है, पुर्तगाली जो है वो किस प्रकार भारत आए और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए। आज हम बात कर लेते हैं डच की, ठीक है। तो डच का भारत आगमन, आज हम बात कर लेते हैं डच का भारत आगमन। तो सबसे पहले बात ये ध्यान से सुनो, डच जो थे ये नीदरलैंड हॉलैंड के ये मूल निवासी थे, ठीक है, मतलब यूरोप के ही थे। ये क्या थे? यूरोप के ही थे मुख्यतः। अगर हम देखें तो बात समझो, हुआ क्या, आपके यूरोप में यूरोपियन व्यक्ति या कह सकते हैं यूरोपियन व्यापारियों में अगर मैं बात करूं तो केवल पुर्तगाली को ही भारत कह लो या आप कह सकते हो एशियाई देशों में, भारत में या एशियाई देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। बात समझना, क्या हुआ, यूरोप था, हमने कल पढ़ा था ना, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये आपका भारत है, ठीक है। तो यूरोप से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किसको था? पुर्तगाली को। किसको था? पुर्तगाली को एकाधिकार था कि व्यापार वही करेंगे। अब इसी बीच में जो डच थे वो भी व्यापार करना चाहते थे। वो भी क्या करना चाहते थे? व्यापार करना चाहते थे। हुआ क्या, पुर्तगालियों को एकाधिकार देने वाले कौन थे? कैथोलिक पोप, ठीक है ना। एकाधिकार किसने दिया था पुर्तगालियों को? कैथोलिक पोप ने। अब कैथोलिक पोप ने एकाधिकार दिया, परंतु जो डच थे, डच कहां के मूल निवासी थे? नीदरलैंड या आप कह सकते हैं हॉलैंड, ठीक है, नीदरलैंड और हॉलैंड, इसके ये मूल निवासी थे। बात समझना, डच लोग कहां के थे? नीदरलैंड हॉलैंड के, ठीक है ना। अब हुआ क्या, नीदरलैंड या आप कह सकते हो हॉलैंड के मूल निवासी थे। ये लोग जो है वो कैथोलिक पोप को नहीं मानते थे, अब कैथोलिक पोप को ही नहीं मानते, यूं मान के चले राजा, एक उदाहरण के तौर पे मान के चलो राजा थे, राजा तो नहीं थे, पोप थे, ठीक है। अब हुआ क्या, वो कैथोलिक, ये जो डच थे ये कैथोलिक पोप को मानते नहीं थे, ये प्रोटेस्ट संप्रदाय के थे। डच क्या थे? प्रोटेस्ट संप्रदाय को मानते थे। उन्होंने प्रोटेस्ट संप्रदाय को मानते हुए भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली मतलब पोप के नियम कायदे कानून तो उन पर लगते नहीं है, और इस आधार पर आपके यहाँ डच ने व्यापार करना प्रारंभ किया। और इस डच के व्यापार की अगर हम बात करें तो उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भारत में, देखो हमेशा सन के थ्रू पढ़ेंगे, इन चीजों को ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। हम सन को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, उसी के साथ एक स्टोरी के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री को जितना हिस्टोरी के फॉर्म में पढ़ोगे ना उतना अच्छे से याद होगा तुम लोगों को। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सन सिस्टमैटिक चलेंगे, ऐसे नहीं है कि एक तरफ तो हमने ये पढ़ लिया एक तरफ वो पढ़ लिया। हो सकता है अगर बीच में कोई चीजें याद आ जाती है तो अचानक आपको समझा भी देंगे, नो डाउट, पर थोड़ा सा सिस्टमैटिक पढ़ लो। सबसे पहले हुआ क्या, 1596 में भारत आने वाला सबसे पहला डच कौन था? कर्नेलियन हाउटमैन। ये एक व्यक्ति था, इसका नाम तुम्हें ध्यान रखना है, इसका नाम तुम्हें चाहे रट लो, ठीक है ना, इसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। 1996, ठीक है ना, 1996 में पहला डच भारत आया जिसका नाम क्या था? कर्नेलियन हाउटमैन। कंफ्यूज मत हो तारीखों को लेकर, ये 96 ही है, ठीक है ना। 96 में कर्नेलियन हाउटमैन डच जो था, पहला डच भारत आया, ठीक है, भारत आया। एक चीज हमेशा देखो, आप जब किसी प्लाट को खरीदने जाते हो या मान लो कहीं व्यापार करते हो तो ऐसे थोड़ी ना होता किसी ने बताया कि फलाना प्लाट है, आप जाकर वहां व्यापार कर लो और आप अपना सारा सामान लेकर वहां व्यापार करने चले गए, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप शादी के लिए भी कोई विवाह स्थल देखने जाते हो कि भी शादी करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस विवाह स्थल के 5 से 6 बार उसको देख करते हो, यहां सही है क्या, ये गलत है क्या। कभी चाचा देख कर आता है कि विवाह स्थल कैसा है, कभी मौसा जी आते हैं वो देखने जाते हैं विवाह स्थल कैसा है। तो भाई अगर आप शादी भी कर रहे हो, ठीक है ना, जो मान लो एक दिन का फंक्शन है, उसके लिए भी आप किसी विवाह स्थल को देखते हो तो 5 से 6 बार देख कर आते हो या नहीं आते हो? हाँ या ना?
5 से 6 बार हम उस जगह का मुआयना करते हैं। जब किसी प्लाट को खरीदते हो तो 5 से 6 बार उस प्लाट को सभी लोगों को दिखाते हो कि भाई ये प्लाट ले रहे हैं हम, कैसा है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से डच अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो बार बार आएंगे, भारत आएंगे, भारत की जगहों का, भारत की व्यवस्थाओं का और भारत की जलवायु का, सभी चीजों का मुआयना करेंगे। और डच ने इन सभी चीजों का मुआयना करके एक चीज का निष्कर्ष निकाला कि यहां जो है वो पुर्तगाली, यहां केवल पुर्तगालियों का अधिकार है, यहां केवल पुर्तगाली अभी व्यापार कर रहे हैं, कोई और यहां तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? डच को केवल पुर्तगालियों से लड़ना है, डच को केवल क्या करना है? पुर्तगालियों से लड़ना है। इसलिए डच ने क्या किया, 1602 में एक कंपनी की स्थापना करी। बात को ध्यान से सुनना भाई, ये तो है नहीं कि कोई देश व्यापार करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई देश, मतलब देश का राजा व्यापार करने आएगा, उसके दिशा निर्देशों पर व्यापार होगा, नहीं। एक चीज हमेशा गौर करना, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जितनी भी आपके यहाँ जो आपके यूरोपियन कंपनी आई है, वो कंपनियां आई है, क्या आई है? यूरोपियन कंपनियां। मतलब होता क्या, राजा जो है वो शासन करता अपने देश में मजे से, ठीक है, और क्या करता, इस शासन व्यवस्था में एक राजा को मुनाफा, टैक्स कम मिलता जब क्या होता व्यापार। सीधी सी बात समझो, हमारे यहाँ मोदी जी शासन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो व्यापार करते हैं और उस व्यापार से जो टैक्स निकलता है वो मोदी जी को देते हैं। तो वैसे ही है, ये लोग व्यापार करते थे, व्यापार से इनको जो कमाई, जो टैक्स था वो राजा को देते थे, राजा उससे शासन करते थे। सिंपल सी बात हुई ना। अब हुआ क्या, यहां पर जैसे राजा खुद तो व्यापार नहीं करता, वो क्या करता, राजा या तो किसी को व्यापार करने का अधिकार दे देता, या तो किसी प्राइवेट कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे देता, या फिर राजा अपनी खुद की गवर्नमेंट, मतलब जो राजा के अंडर होती, क्या होती, जो राजा के अंदर होती, जो राजा के नियंत्रण में होती, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनी स्थापित कर लेते। और क्या करते, ये गवर्नमेंट कंपनी को बनाते और इस गवर्नमेंट कंपनी को अलग अलग देशों में व्यापार करने के लिए भेज देते। क्या कर देते, अलग अलग देशों में व्यापार करने के लिए भेज देते। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? हो क्या रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है, जो तुम्हें आज बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। फैक्ट्री क्या होती है, आप लोग क्या सोचते हैं फैक्ट्री क्या होती है, अभी बताऊंगी, तसल्ली रखो कि फैक्ट्री क्या थी, ठीक है ना। ठीक है, सुनील डच कुछ नहीं थे, नीदरलैंड, जैसे हम भारतीय हैं, हम भारतीय क्यों, क्योंकि हम भारत से हैं, ठीक है ना। तो डच जो है वो एक नागरिकता थी, ठीक है ना। डच जो है वो लोग थे, निवासी थे, कहां के, नीदरलैंड और हॉलैंड के। डच क्या थे, डच लोग थे, निवासी थे, और उन निवासियों को डच कहा गया, और जो कहां से थे, नीदरलैंड से थे, हॉलैंड से थे, ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या, यहां डच ने कंपनी स्टैब्लिश की। क्या किया, डच ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। कंपनी का नाम क्या रखा, ये पता होना चाहिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ऑफ नीदरलैंड। इंग्लिश में लिख दिया, नो डाउट, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरी बात को फिर एक बार ध्यान से सुन लो। ये पहला डच व्यक्ति भारत आता है जो भारत को, व्यवस्थाओं को देखता है, भारत में क्या हो रहा है, किस तरह व्यापार कर रहे हैं, भारत में जो पुर्तगाली है वो क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो पुर्तगालियों का आइडिया लेने आए थे। क्यों, क्योंकि पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, पुर्तगाल जो उसका विकास हो रहा था, ठीक है ना। क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। तो आपके यहाँ डच देखने आए कि किस तरह काम करते हैं, उसमें सबसे पहला व्यक्ति ये था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इसने जाकर बताया कि भाई वहां पर ऐसे ऐसे व्यापार हो सकता है, कर लेंगे आराम से, व्यापार की कोई टेंशन नहीं है। तो कहा कि एक काम करते हैं, कंपनी बनाओ, क्योंकि राजा था, खुद जा नहीं सकता था। राजा दो काम करता, या तो प्राइवेट कंपनी को कह देता है कि तुम व्यापार करो, तुम्हें व्यापार करने का अधिकार है, या तो प्राइवेट कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे देता, या फिर अपनी खुद की, मतलब जो राजा के अधीन होती, राजा की कंट्रोल में होती, वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती। तो गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट कंपनी बना देते, या फिर क्या करते, प्राइवेट कंपनियों को दे देते। व्यापार करती कंपनियां, राजा नहीं करते, ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। व्यापार करती राजा द्वारा बनाई गई कंपनियां, या राजा जिन कंपनियों को परमिशन दे देते, वो कंपनियां व्यापार करती थी। अब हुआ क्या, यहां 1612 में डच ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, ठीक है। और कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद देखो क्या होता है, डच भारत आते हैं, और भारत आने के बाद में
धीरे 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 आपके यहाँ जो भी पुर्तगाली थे उन पर आक्रमण करते हैं, और पुर्तगालियों ने जहां अपना स्टेबल, मतलब जहां अपनी फैक्ट्रियां, जहां अपना कारखाना, जहां अपना व्यापार स्थापित कर रखा है वहीं आक्रमण करते। मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर एक बिल्डिंग 5 माला बिल्डिंग है, अगर आपको उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग मिल जाए तो आप अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हो, है ना, बिना समय लगाए। वहीं अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको खाली प्लाट दे दे, पहले उसमें बिल्डिंग बनाओ फिर उसमें काम करो, समय ज्यादा लगेगा। तो डच ने ये सोचा कि पुर्तगालियों ने काम तो कर ही रखा है, सारा काम स्टेबल कर ही रखा है, सब कुछ बना रखा है, हम एक काम करेंगे, पुर्तगालियों को हटाकर हम खुद वहां बस जाएंगे। हम खुद बस जाएंगे तो हमें समय तो लगेगा ही नहीं, हम तो तुरंत व्यापार करना शुरू कर देंगे। हुआ क्या, बात को ध्यान से सुनना। 1605 में मसूलीपट्टनम का नाम सुना होगा, नहीं सुना? मछलीपट्टनम सुना होगा, मसूलीपट्टनम। बच्चों ये बड़ी ही खास जगह है। क्यों है ये जगह? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी सबसे पहली प्रथम फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। डच की सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कहां हुई थी, मुझे बताओ, फटाफट रिप्लाई करो। मैंने कल ये कहा था कि आपस में बातचीत ना करो मेरी क्लास में, कोशिश करो कि जो चीज मैं बता रही हूं उसको रिपीट करो फटाफट, ठीक है ना? कोशिश करो, मैं बोल रही हूं उस चीज को रिपीट करो, बिल्कुल। मछलीपट्टनम कह लो, मसूलीपट्टनम कह लो, ठीक है? ये बेटा इसलिए जरूरी है, ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डच ने पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश करी? मसूलीपट्टनम में। आगे समझना, मैं आगे पढ़ाऊंगी तुम्हें। 1611 में अंग्रेजों ने 1611 में अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना, सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई? मसूलीपट्टनम। इसीलिए ज्यादा जरूरी है। मसूलीपट्टनम कह लो या इसका नाम मछलीपट्टनम भी आ जाता है, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है ना? कंफ्यूज मत हो ना, मछलीपट्टनम आ जाए चाहे मसूलीपट्टनम आ जाए, एक ही बात है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डच आए तो पता नहीं इसमें ऐसा, इस जगह में ऐसा क्या था, इस जगह में ऐसा क्या था कि पहले डच आए, उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री यही स्टैब्लिश की अपनी 1605 के अंदर। 1605 में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, और 1611 में अंग्रेज जो आए थे, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जिसे कहते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो सारी थी, मैंने कल भी बताया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी तो सारी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत सारी थी, यूं मान के चलो। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड से आई वो नीदरलैंड वाली हो गई, जो ब्रिटेन से आई ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, जो आपके डेनिस से आई वो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इस तरह इनके नाम थे, ठीक है? 1911 में अंग्रेजों ने आगे चलकर, देखो अंग्रेजों ने आगे चलकर क्या किया, यही अपनी फैक्ट्री बनाई, और उन्होंने, अंग्रेजों ने भी सबसे पहली फैक्ट्री यही बनाई, ठीक है ना? सबसे पहली फैक्ट्री यही बनाई। अब हुआ क्या, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियों का जैसे बनती चली गई फैक्ट्रियां, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 1610 में, अभी एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, 1610 में अगर हम बात करते हैं तो पुलिकट है, ठीक है? इसी के साथ अगर हम कहते हैं सूरत है, ठीक है, यहां फैक्ट्रियां बनी, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियां बनी। जैसे कि 1658 में आपका 1658 में पटना है, बालासोर है, पटना है, बालासोर है, नागपट्टनम है, कोचीन है, नागपट्टनम है, ठीक है? भाई इतना टेंशन मत लो, कि मैडम ये सब याद करना पड़ेगा क्या, इतना नहीं है जरूरी, ठीक है ना? इतनी जरूरी नहीं है, मैंने आपको केवल बता दिया, याद रहता है तो टेंशन नहीं रहता है तो भी टेंशन नहीं है। पहली चीज ये याद रखनी है, पहला डच व्यक्ति कौन आया और कब आया। दूसरी बात, डच कंपनी सबसे पहले कब बनी ये पता होना चाहिए, ठीक है? दूसरी, डच कंपनियों ने सबसे पहले भारत में अपना जो फैक्ट्री है, सबसे पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश करी है? मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करी, ठीक है ना? मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करी, और धीरे धीरे क्या किया, पुलिकट है, सूरत है, पटना है, बालासोर है, कोचीन है, नागपट्टनम है, अलग अलग जगहों पर। ये मैंने कुछ ही बताई बेटा, क्योंकि पुर्तगालियों को ध्यान से सुनना, जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली ने लगभग भारत के सारे तटीय जो क्षेत्र थे ना उनको कवर कर लिया था। जैसे कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मान लो जैसे कि ये है, तो ये क्षेत्र मतलब पूरा जो तटीय था ना, पूरा जो तटीय एरिया था, यहां तक कि श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा था। इन सभी तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगाल के पास बचा क्या, एक तो आपका ये गोवा, एक आपका ये बंबई, एक आपका ये दमन, और एक आपका ये द्वीप। मुख्यतः ये चार ही बचे, ठीक है ना?
मुख्यतः ये क्या किए, 4 ही बचे। तो सीधी सी बात समझो, ये 4 ही बचे, जिसमें बंबई तो उन्होंने दहेज में दे दिया, बंबई तो क्या किया, दहेज में दे दिया। गोवा, दमन द्वीप, ये 3 इनके पास बचे थे। बाकी जितने भी क्षेत्र थे ना, उन सभी पर क्या किया, उन सभी पर डच ने अपना अधिकार कर लिया। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। अब देखो, डच ने अपना अधिकार कर लिया। अब अगली बात क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण। अब देखना, बात को ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रही हूं क्योंकि इतना जरूरी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे थे 1927 में, ठीक है। 1927 में डच ने बंगाल में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री बनाई, और बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री बनाई वो कहां बनाई, पीपली में बनाई। कहां बनाई, पीपली में बनाई, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। पीपली में सबसे पहली फैक्ट्री बनी है 1927 के अंदर, 2627 में, वो 1900 की, ठीक है, 2627 में, 1900 नहीं, 2627 में बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो पीपली में उन्होंने बना दी। अब आगे देखना क्या होता है, 1664 में, ठीक है, 1664 में। अब देखो 1664 की अगर हम बात करते हैं, 1664 की बात करते हैं, तो यहां क्या किया, औरंगजेब आ चुका है, ये हम सबको पता है। क्या हुआ, औरंगजेब आ चुका है, और औरंगजेब ने डच को, ध्यान से सुनना, औरंगजेब ने डच को 3.5% चुंगी कर, ठीक है, 3.5% टैक्स मान लो आप, तो 3.5% चुंगी कर लगाकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। बात को समझे, हाँ या ना, बात को समझे। 1664 में क्या हुआ है, 1664 में क्या हुआ है, औरंगजेब ने, ठीक है ना, औरंगजेब ने 3.5% चुंगी कर लगाकर टैक्स लगा दिया, और टैक्स लगाकर ये कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप व्यापार कर सकते हो, बदले में टैक्स मिल जाएगा, नो डाउट। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। अब हुआ क्या, काफी समय तक डच ने अच्छा अपना व्यापार किया, और इसी दौरान देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सबको पता है कि लगभग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल गए थे कि वो भारत जाकर 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। तो देखो, जब आपके यहाँ डच अपना स्टैब्लिश कर रहे हैं, जब डच अपना काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, डच जब काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, उसी वक्त जो है वो ब्रिटेन भी आ चुकी है, उसी वक्त जो है वो ब्रिटेन भी भारत आ चुकी है, वो भी व्यापार करने की कोशिश कर रही है। क्यों, क्योंकि डच और पुर्तगालियों से लड़ना है अभी अंग्रेजों को। पहले तो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों से लड़ने के लिए डच आ गए, और डच ने पुर्तगालियों को लगभग हरा दिया है। अब एक और बात बताऊं मैं, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि भारत को कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध करने वाला कौन था, कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध करने वाला कौन था, डच ही था। क्यों था डच, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आपके यहाँ जो डच है, भारत से क्या करते थे, मसाले, आपके रेशमी वस्त्र, ठीक है, आपके सीसा, आपका ये जैसे कि चरस, गांजा, ये सब क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार करने के लिए क्या क्या था, मसाले थे, वस्त्र, रेशमी वस्त्र थे, और आपके सीसा था, और ये आपके गांजा है, चरस है, ये सब था, ठीक है। इन सब का व्यापार तो करते थे, परंतु जो डच लोग थे ना, उनका जो मसाले का जो व्यापार था ना, वो इंडोनेशिया में बहुत अच्छा चलता था, ठीक है ना। वो क्या करते थे, इंडोनेशिया में बहुत अच्छा रहता था, तो वो क्या करते थे, मसाले का व्यापार तो इंडोनेशिया से करते थे। और जो आपके रेशमी जो वस्त्र हुआ करते ना, जो रेशम, ठीक है, जो रेशमी जो वस्त्र थे, रेशम था, उनका जो व्यापार था वो कहां से करते थे, भारत से करते थे। तो पूरे विश्व में भारत को रेशमी वस्त्रों के नाम से, व्यापारिक नाम से कह सकते हैं, उस नाम से जानकारी या उस नाम से प्रसिद्धि किसने दिलाई है, रेशमी वस्त्रों के नाम से या रेशमी वस्त्रों के व्यापार के नाम से हम कब से जाने लगे, किसके द्वारा जाने लगे, डच के द्वारा जाने लगे। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। तो डच का जो मुख्य काम था वो क्या था, वस्त्रों का था, भारत से उसका संबंध किससे था, वस्त्रों से था, ठीक है ना। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे यूं कह सकते हैं अंतिम में ही आती है, वो है 1759 की।
वो किसकी है? 1759 की। 1759 में एक युद्ध हुआ था, नाम पता है क्या? बेदरा युद्ध। एक युद्ध हुआ था, बेदरा युद्ध। इस बेदरा युद्ध जो युद्ध है, इसकी क्या विशेषता है? इस विशेषता में यह समझना, युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में। युद्ध किसके बीच में हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध होता है तब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। हुआ क्या? डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा युद्ध होता है, ठीक है, बेदरा युद्ध होता है, और बताओ जीतेगा कौन? बताओ कौन जीतेगा? बताओ कौन जीतेगा? नो डाउट मैंने जिसको गोला कर रखा है वही जीतेगा। आपके यहां अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीती, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने जीत हासिल करी, और यही से कहा जाता है जो डच है उनका पतन हो गया था। यही से क्या हुआ था? डच का पतन हो गया। डच यहां खत्म था, यूं मान के चलो, डच यहां खत्म था, और आपके यहां अंग्रेज जो है वो अब एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभर कर आने लगी। अब आपके यहाँ पुर्तगाली जो है वो सिमट कर रह गए। पुर्तगाली केवल गोवा, दमन द्वीप, इन 3 जगहों में सिमट कर रह गए। उन्हें बाकी क्षेत्रों से मतलब नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डच ने उन पर अधिकार कर लिया। अब हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को हरा दिया। अब डच को हरा दिया तो डच ने सोचा यहां तो मेरा काम चलेगा नहीं, क्यों फालतू में यहां आफत में पड़ूं, इससे बढ़िया मैं इंडोनेशिया चला जाता हूं, इंडोनेशिया से मेरे मसाले का व्यापार अच्छा चल रहा है, मैं वो कर लूंगा। तो आपके यहाँ डच जो है उनका यहाँ खात्मा हो जाता है, और डच जो है वो इंडोनेशिया चले जाते हैं। इंडोनेशिया से अपने मसाले का व्यापार वहीं से करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। ये आपके डच की कहानी है कि डच कैसे आए, उन्होंने कैसे काम किया, कैसे फैक्ट्रियां स्टैब्लिश करी, ठीक है, और कैसे उन्होंने व्यापार धीरे धीरे बढ़ाया, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ाया मतलब। और उसके बाद में क्या हुआ? युद्ध हुआ, और युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया। अंग्रेजों के हराते ही डच जो है वो चले गए, ठीक है। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। एक बार इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे आपके यहां तीसरी कंपनी का आगमन। तो तीसरी कंपनी कौन सी आई थी? जैसे कि हम सबको पता है, ठीक है ना, जो है मतलब यूं मान के चलें कि तीसरी कंपनी कौन सी थी? वो थी अंग्रेज, ठीक है ना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की जो थी, उससे पहले अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। तो एक बार फटाफट रिवाइज करो। अगर मैं ये कहूं कि, ठीक है ना, 1596 में भारत में पहला डच व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था? कर्नेलिया हाउटमैन। कर्नेलिया हाउटमैन पहला डच व्यक्ति था जो भारत में आया था। भारत की शासन प्रणाली, भारत की व्यवस्था, और भारत में जो पुर्तगाली है वो किस तरह व्यापार कर रहे हैं, केवल इसको देखने आया। इसको देखने आने के बाद में जब वापस लौट कर गया तो उसके बाद में जैसे उसने इस व्यवस्था को बताया कि भाई भारत में इस तरह व्यापार होता है, ऐसे पुर्तगाली व्यापार करते हैं, ऐसे ऐसे भारत में शासन चल रहा है, तो उस आधार को ध्यान में रखते हुए 1612 में आपके यहां कंपनियों को बनाया, कंपनियों को मिक्स किया, कंपनियों को मिक्स करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही, और कहां की थी? नीदरलैंड की थी। क्यों? क्योंकि जो डच थे, ठीक है, जो डच थे, ठीक है, 1602 बिल्कुल, जो डच थे वो कहां से थे? नीदरलैंड या हॉलैंड से थे, हॉलैंड के निवासी थे। अब हुआ क्या? इन्होंने कंपनी बना ली, कंपनी बनाकर भारत आ गए। भारत आने पर हम बात कर लेते हैं 1605 में डच ने सबसे पहली फैक्ट्री बनाई है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1605 में सबसे पहली फैक्ट्री बनाई, और फैक्ट्री बनाकर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे जहां जहां पुर्तगालियों ने अपना काम कर रखा था, फैक्ट्रियां ऑलरेडी बना रखी थी, उन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, उनको जीतना शुरू कर दिया। मतलब यूं मान के चलो कि पुर्तगालियों पर डच जो है वो हावी हो गए, भारी पड़े, ठीक है। तो 1627 में बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री बनाई गई, कहां? पीपली में, ठीक है। 1664 में औरंगजेब ने डच को कहा कि भाई तुम व्यापार तो कर ही रहे हो, कर लो आराम से। अब देखो एक सीधी सी बात समझो, देश में अगर व्यापार होता है, तो मोदी को क्या फायदा?
मोदी को तो तभी फायदा ना जब मोदी को टैक्स मिले भाई, तभी तो जो मोदी है या मान लो कोई भी प्रधानमंत्री है वो आपके यहाँ लोगों को व्यापार करने के लिए या तो आमंत्रित करता है या भारत के व्यक्तियों को बाहर व्यापार करने की परमिशन देता है, तभी तो उसको टैक्स मिलेगा, तभी तो मुनाफा होगा, तभी तो देश का विकास होगा। तो आपके यहाँ औरंगजेब ने कहा कि भाई व्यापार तो आप कर ही रहे हो, एक काम करो 3.5% चुंगी कर मुझे दो और उसके बाद आप कह सकते हो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अपना व्यापार कर सकते हो, बदले में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है दे देंगे। भाई डच और यूरोपियन कंपनी तो होशियारी थी ना, उनको ये पता है कि एक बार अधिकार मिल जाए टैक्स तो हम दे देंगे, टैक्स बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। भाई भारतीयों के लिए क्या है, भारतीयों के लिए क्या है कि भाई टैक्स नहीं देंगे, टैक्स चुराएंगे। ठीक है, ये कंपनियां क्या करती थी, टैक्स देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टैक्स देती थी उससे दुगुना तो ये वापस रिकवर कर लेती थी। ठीक है, अब हुआ क्या आपके यहाँ 1759, हम लास्ट से चलते हैं, इन्होंने काम बहुत किए वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। 1759 में बेदरा युद्ध हुआ और इस बेदरे युद्ध के अंदर बेदरा युद्ध हुआ, इसमें डच और अंग्रेज दोनों लड़े, दोनों में लड़ाई हुई तो अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, क्लाइव। इस व्यक्ति का नाम याद रखना, करने वाला कौन था, क्लाइव। क्लाइव जो है वो जीत गए, अंग्रेज जीत गए और उन्होंने डच को पार कर दिया। अब डच तो बाहर हो गए, डच तो बाहर हो गए, पर पुर्तगाली 3 जगह बने हुए हैं और धीरे 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 जो है वो आपके अंग्रेज ब्रिटेन जो है वो पूरे भारत पर शासन करने लग गई। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि डच ने सबसे पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की भारत में, डच के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कब की गई, बताओ फटाफट जवाब दो। सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कब की गई, कहां, ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कब की गई। सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कब की गई, सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश 1605। सबसे पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई, 1605। चलो अगर मैं ये पूछूं कि आपके यहां डच को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ, बिल्कुल 1664। इसका जवाब क्या होगा, 1664। ठीक है, लास्ट अगर मैं पूछूं कि अगर हम बात करते हैं तो डच का पतन किस युद्ध के बाद माना गया है, डच जो है उनका पतन, डच का पतन किस युद्ध के बाद माना गया है और कब हुआ, युद्ध कब हुआ और कौन से युद्ध कब हुआ और कौन से युद्ध से उनका पतन माना गया है, बिल्कुल 1759 बेदरा युद्ध। ठीक है ना, यूं मान के चलो बेदरा युद्ध कैसे याद रखोगे, डच के साथ बड़ी बेदर्दी हुई है। ठीक है ना, बेदरा युद्ध के अंदर क्या हुआ, डच जो लोग थे, डच लोगों के साथ में जो डच लोग होते हैं उनके साथ बड़ी बेदर्दी हुई, बेदरा युद्ध। ठीक है, बेदरा युद्ध हुआ कब, 59 में। 1700-1800 तुम्हें याद रह जाएगा, ये मुझे पता है, लास्ट का फिगर पकड़ लो, 59 बेदरा। ठीक है, बेदर्दी से युद्ध हुआ किसके साथ, डच और अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला कौन, अंग्रेजी जो सेना थी उनका नेतृत्व करने वाला कौन थे, बिल्कुल क्लाइव। चलो, अंग्रेजों का भारत में आगमन, बड़ी बेसब्री से इंतजार था ना, अंग्रेज आएंगे मैडम, अंग्रेज कब आए थे, अंग्रेज कब आए थे, ये लो आपके अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों का भारत में आगमन, अब अंग्रेजों का भारत में आगमन अगर हम बात कर लेते हैं तो चलो मैं सबसे पहले शुरुआत उसी तारीख से करती हूं जिस तारीख से आपके यहाँ लोगों ने सोचा कि हमें जाकर काम करना है, व्यापार करना है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि लोग क्या करते हैं, आते ही नहीं कि आएंगे व्यापार करना शुरू, ना ना ऐसा नहीं होगा। वो लोग क्या करेंगे, पहले चीजों को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, फिर जिस जगह जा रहे हैं उस जगह अनुमति भी तो लेनी पड़ेगी। जिस जगह जा रहे हैं अगर वहां परमिशन से हम काम करेंगे तो हमारा काम ज्यादा फलेगा फूलेगा। ठीक है ना, अगर आप परमिशन से कोई काम करते हो तो काम ज्यादा फलता फूलता है। कोई समस्या आती है तो जिस व्यक्ति ने परमिशन दी है वो हमारे साथ खड़ा होता है, और अगर आप बिना परमिशन के व्यापार करोगे तो संभव नहीं है। तो देखो हुआ क्या, 1599, हालांकि 1600 में हुआ है कुछ ना कुछ, वो भी पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो। 1599 में हुआ क्या, ब्रिटेन के लोगों ने भारत में आकर व्यापार करने की एक प्लानिंग की कि हमें क्या करना है, व्यापार करना है। ठीक है, और उस व्यापार के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंपनियों ने, ध्यान से सुनना, ये प्राइवेट कंपनी थी,
ये क्या थी? ये प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए इसको जरूरी है थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये क्या है? प्राइवेट कंपनियां थी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने, क्यों? क्योंकि ये बात सीधे से समझो, ब्रिटेन यहां है, ये आपका अफ्रीका, ये आपका भारत, ठीक है। यहां से इस तरह व्यापार करना, ये जो व्यापार करने की रीति है, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए अनुमति चाहिए। देखो ये कंपनी के लोग कितने होशियार, कंपनी के लोग कितने होशियार, ब्रिटेन की महारानी से भी परमिशन ले ली और आपके यहां जहांगीर से भी परमिशन ले ली। सोचो दोनों जगह, यहां तो क्या होगा, यहां से तो कच्चा माल उठाएंगे और यहां लाकर क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको बनाएंगे, उस कच्चे माल से सामान बनाएंगे और उस सामान को विश्व के अलग अलग कोनों में पहुंचाएंगे, भारत में भी लाएंगे। भाई इसी चीज का तो विरोध किया था आपके यहाँ महात्मा गांधी जी ने कि भाई हमारे यहां से कच्चा माल लेके जा रहे हो फ्री में, वहां जाकर फैक्ट्री में बना रहे हो और फैक्ट्री में उसी कच्चे माल से सामान बनाकर आप वापस लाकर भारत में बहुत ही ऊंचे दामों में बेच रहे हो, तो ये गलत बात है ना। तो इसी चीज का विरोध किया था। तो यहां से क्या करते, कच्चा माल लेते और यहां बनाते। अब देखो जिसकी जमीन पर माल बन रहा है उससे भी पूछना पड़ेगा और जिसकी जमीन से कच्चा माल लेकर जा रहे हो उससे भी पूछना पड़ेगा। परमिशन दोनों से चाहिए। आपके यहां एक परमिशन लेने में जान निकल जाती है, यहां क्या है, पीहर पक्ष से और ससुराल पक्ष से दोनों से परमिशन ले ली, यहां से भी परमिशन, यहां से भी परमिशन। पर इस परमिशन को लेने के लिए ध्यान से सुनना, पैसा और अनुमति दोनों के लिए एक आदमी नहीं कर सकता, बहुत बड़े समूह को मिलना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा लोग होंगे तभी परमिशन मिल पाएगी। सोचो अगर एक व्यक्ति नारे लगाने बैठ जाए कौन सुनेगा। इसलिए क्या होता है, नारे लगाने के लिए जितना बड़ा समूह है, जितनी भीड़ होती है, उतनी ही बात को ध्यान से सुनकर और उस पर क्या हो जाता है, कार्यवाही करती है सरकार। वैसा ही यहां कुछ हुआ, बहुत सारी जो कंपनियां थी वो आपस में मिली, बहुत सारी कंपनी आपस में मिली और उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया। ध्यान से सुनना। अच्छा सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, व्यापारिक सभा का गठन हुआ और व्यापारिक सभा का गठन हुआ, उस व्यापारिक सभा के गठन में अध्यक्षता करने वाला कौन था, लॉर्ड मेयर। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है, लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर ने क्या किया, लॉर्ड मेयर ने व्यापारिक, ठीक है ना, लॉर्ड मेयर ने व्यापारिक सभा बुलाई, मतलब जितनी भी कंपनियां थी ना, उन सभी कंपनियों के मालिक, उन सभी कंपनियों के व्यक्तियों को एक साथ बुलाया और बुलाकर लॉर्ड मेयर ने क्या किया कि भाई अगर हम सारी कंपनियां एकजुट होकर काम करेंगी, भारत में व्यापार कर पाएंगी, भारत से अनुमति ले पाएंगी, हमारे जो ब्रिटेन के देश की महारानी है उससे अनुमति ले पाएंगे जब हम एकजुट होंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मतलब यूं मान के चलो, व्यापारी जो लोग होते हैं वो पार्टनरशिप के लिए यूं मान जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है पार्टनरशिप अगर अच्छे लोगों में हो रही है और मुनाफा दिख रहा है तो वो पार्टनरशिप के लिए सोचते नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और आप यूं कह सकते हैं कंपनी का नाम क्या था, नाम देखो। अब आप ये मत कर देना मैम ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम ध्यान से सुनो, क्या नाम था पूरा, हम लोग उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसका पूरा प्रॉपर नाम क्या था, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, सॉरी, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग, सॉरी, मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लंदन ईस्ट इंडीज। ये इस कंपनी का क्या था, नाम था, ये इस कंपनी का क्या था, प्रॉपर नाम था। अब देखो इस चीज में इतना ध्यान रखना, कई बार आपको ट्रेंडिंग आगे पीछे भी मिल जाता है, ठीक है ना, ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आगे पीछे भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। लंदन ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज। अब देखो होता क्या है, ये इसका नाम है। अब आप लोग बड़े शॉर्ट नाम से पढ़ते हो और कभी इस नाम को देख लो ना तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कंपनी बनी थी, ये कब बनी थी, 1599 में। इसी कंपनी को आप शॉर्ट में कहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसी कंपनी को आप एकदम शॉर्ट में क्या कहते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम क्या था, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज, ठीक है ना, ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज। अब सीधी सी समझो किस पर फोकस है,
मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग ऑफ द, यूं लगा सकते हो, ऑफ द ईस्ट इंडीज, ये इसका क्या था, नाम था। अब हुआ क्या, अच्छा आगे एक और चीज छोटी सी बात समझ लेना, इस कंपनी का साथ क्या होता है, एक छोटी सी बात यही बता देती हूं मैं तुम्हें। 1708 में होगा क्या, ये कंपनी व्यापार वगैरह करती है, यहां नोट लगा के थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा नोट लगा के ध्यान रख लेना। 1708 में एक कंपनी है जिसका नाम था न्यू कंपनी। इसका नाम क्या था, न्यू कंपनी। एक कंपनी थी, छोटा सा नाम था बेचारी का, ठीक है। इस कंपनी जो है, ये कंपनी इसके साथ मिक्स हो गई। क्या हो गई, ये कंपनी और ये कंपनी दोनों आपस में मिल गई। दोनों आपस में मिलने के बाद में, दोनों आपस में मिल गई और इन्होंने अपना नाम कर लिया यूनाइटेड ऑफ कंपनी, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट इंडीज। मैंने तभी तुम्हें कहा ना, लंदन पे ध्यान रखना। आगे चलकर क्या होता है, जब इसका नाम चेंज होता है, लंदन की जगह यहां क्या डाल दिया उन्होंने, इंग्लैंड, ठीक है। गवर्नर की जगह क्या चेंज कर दिया, यूनाइटेड, बस इतना ही चेंज हुआ है, ठीक है ना, इतना ही चेंज हुआ है। अब नो डाउट मुझे पता है कि मैडम हम क्या करेंगे इतना बड़ा नाम जानकर, हमारे लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत है, तुम वो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी याद रख लो, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जिन बच्चों को ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है वो इस चीज को थोड़ा सा देख ले। 1599 में व्यापारिक सभा बनी, जिसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे व्यापारी आपस में मिले और उन्होंने ये तय किया कि हम संयुक्त रूप में एक कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी जो होगी वो ब्रिटेन से बाहर जाकर व्यापार करेगी। क्या करेगी, वो कंपनी ब्रिटेन से बाहर जाकर व्यापार करेगी, जो मुनाफा होगा आपस में उस हिसाब से बांट लेंगे, ठीक है। कंपनी बनाई, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट इंडीज। इसमें क्या हुआ, 1708 में एक कंपनी मिली और कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, दोनों आपस में मिल गई, एक नई कंपनी बनाई, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट इंडीज। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब ये तो यहां तक बात खत्म होती है, कंपनी बन गई। अब कंपनी बन गई तो कंपनी बनने के बाद कंपनी को परमिशन चाहिए। अब ये सब लोग गए और ब्रिटेन में जाकर 1600 में, ध्यान से सुनना, तारीख है आपकी 31 दिसंबर 1600 में, महारानी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी बताओ, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने रॉयल चार्टर पर साइन करके, ध्यान से सुनना, क्या किया है, रॉयल चार्टर पर हस्ताक्षर किए, रॉयल चार्टर पर हस्ताक्षर करके 15 वर्षों के लिए आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। बात यहां तक समझे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी, इन्होंने क्या किया, सिंपल सी बात समझो, 1600 में महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी ने उस कंपनी को, जो कंपनी बनी है ना, उस कंपनी को रॉयल चार्टर पर, कागज है, कुछ नहीं है, कागज है, उस पर साइन करके ये कह दिया कि आप, मतलब ये जो एक कंपनी है, ये कंपनी 15 वर्षों तक जो है वो व्यापार करने का एकाधिकार रखती है। एशिया में जाओ और व्यापार करो। एक सिंपल सी बात समझो, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। मतलब अब ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में और भी तो कंपनियां हैं, पर ब्रिटेन में जो और कंपनियां हैं उनके पास भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार नहीं है। एकाधिकार का मतलब क्या हो गया, केवल वही कंपनी उसी क्षेत्र पर व्यापार करेगी, उस देश की दूसरी कंपनी उस क्षेत्र पे व्यापार नहीं करेगी। बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। जो ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब दिमाग में क्या चल रहा है, मैडम 1600 में भारत आई, बिल्कुल आप कह सकते हो कि आपके यहां 1600 में भारत तो नहीं आई, ठीक है, 1600 में भारत तो नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात सोचो, 31 दिसंबर 1916 तो ये बिल्कुल अंतिम है, ठीक है। तो 1600 में केवल उसको भारत आने की परमिशन मिली है। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, उसको भारत आने की परमिशन मिली है, भारत नहीं आई है, ठीक
ठीक है, भारत नहीं आई है, भारत आने की परमिशन मिली है। ठीक है, अब बात समझना, भारत आने की परमिशन मिल गई। अब भारत आने की परमिशन मिलने के बाद में 1604 है, 1608 है, 1600, मतलब कई बार आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए, उन्होंने देखा, चीजों को समझा। ठीक है, चीजों को समझा, देखा, और देखने और समझने के बाद उन्होंने क्या किया है, बात को गौर से सुनना। देखने और समझने के बाद में आप सबको एक तारीख याद होगी, 1608। क्या हुआ था 1608 में? देखो 1604 है, 1608 है, 1612, मतलब आए हैं। अब उन्होंने आकर देखो, सबसे पहले हुआ क्या, जो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों को यह पता है कि जब हम आए हैं, अंग्रेज आए उस वक्त पुर्तगाली भी भारत बैठे हैं, डच भी भारत बैठे हैं, तो अंग्रेजों को यह पता है कि हमें हमारा काम कैसे करना है। तो उन्होंने क्या किया कि हम काम करने से पहले ये करेंगे, उस देश के, मतलब भारत के राजा से मिलेंगे और वहां उस राजा से परमिशन लेंगे कि हम आपके यहाँ व्यापार कर लें क्या। क्यों? क्योंकि अगर राजा व्यापार करने की अनुमति दे देगा तो हमें कोई और नहीं रोक सकता। अगर राजा की परमिशन मिल गई तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हम राजा की परमिशन ले लेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा, पुर्तगाली से लड़ लेंगे, डच से लड़ लेंगे, लड़ हम लेंगे, एक बार परमिशन तो मिल जाए। ठीक है, बोले परमिशन, ठीक है, वो परमिशन लेने गए। क्या गए? 1608 में। 1608 में दिल्ली में कौन बैठा है, जहांगीर या अकबर? बताओ, जहांगीर या अकबर? तो ये बात आप सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। 1605 में अकबर का हो जाता है देहांत। 1605 में क्या होता है, अकबर का हो जाता है देहांत। ठीक है ना। 1608 में जहांगीर राजा है, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर राजा है, जहांगीर के दरबार में एक दूत भेजा गया। दूत का नाम क्या था? दूत भेजने वाला कौन था? दूत का नाम क्या था भाई? जैसे आप दूसरा कहते हैं ना दूतावास, वैसे दूत भेजने वाला कौन था और दूत का नाम क्या था, हमें वो भी पता होना चाहिए। तो दूत का जो नाम था, ठीक है, दूत का जो नाम था, क्या नाम था? सबसे पहले सम्राट का नाम लिख लेते हैं जिसने भेजा है, सम्राट जेम्स। सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था। और किसको भेजा था? किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कुकर काम में लेते हैं ना सब लोग हम। ठीक है, तो सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा कि भाई आप जाओ, आप जाओ। और क्या किया था? कैप्टन हॉकिंस एक पत्र लेकर आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। एक पत्र लेकर आया था, एक रिक्वेस्ट थी, एक उद्देश्य था। क्या था? कि भाई एक राजा ने एक दूसरे राजा को, मतलब एक ब्रिटेन के राजा ने भारत के राजा को एक पत्र में ये रिक्वेस्ट करी, ये भेजा कि हमारे यहाँ कंपनी, हमारी कंपनी आएगी भारत में, वो व्यापार करेगी और उस व्यापार के लिए हमें सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की अनुमति दी जाए। ये आया। अब कैप्टन हॉकिंस जो थे वो आए, उन्होंने पत्र पढ़ा, जहांगीर से रिक्वेस्ट करी। और ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति की क्या खास बात है, जो हॉकिंस है, इस हॉकिंस को देखो था ब्रिटेन का, परंतु इस व्यक्ति को फारसी व तुर्की, फारसी व तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। फारसी और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। अब हुआ क्या, फारसी और तुर्की भाषा का इसको ज्ञान था। जब इसने क्या किया, जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, ठीक है ना, तुर्की भाषा में बात की, तो जहांगीर जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वो सोचा, अरे देखो कितना ज्ञानी व्यक्ति है और कितना हमारी भाषा को कितना महत्व दे रहा है। भाई सिंपल सी बात समझो, अगर कोई साउथ से या मान लो कोई इंडिया से, या मान लो कि इंडिया से नहीं, अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है और जब वो भारत की लैंग्वेज बोलता है, जब वो आपसे हिंदी में बात करता है, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और बोले हिंदी में बोल रहा है, देखो हिंदी आती है इसको, देखो, हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं ना। वैसे ही हॉकिंस, जैसे हॉकिंस पहुंचा तो उसे फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान था। इन्होंने फारसी में और तुर्की में उनसे बात की और अच्छी बातचीत की। उस अच्छी बातचीत में आपके जो जहांगीर हैं वो इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने 400 का मनसब दे दिया। क्या किया? 400 का मनसब दे दिया। कि भाई मनसब से क्या होता था, एक तरह से मान के चलो अगले की क्या रिस्पेक्ट है दरबार में, मुगल दरबार में अगले की क्या रिस्पेक्ट है, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, उस रेस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। तो आपके यहां उसे क्या किया, 400 का मनसब दे दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जैसे आप भी तो फैन हो जाते हो ना, तो 400 का मनसब दे दिया। अब वो उसने, भाई हॉकिंस था, वो मनसब का क्या करेगा,
उसको ये था मनसब का मुझे नहीं है, मुझे तो व्यापार करने की अनुमति चाहिए। उन्होंने क्या कहा, मुझे तो व्यापार करने की अनुमति चाहिए। तो आपके यहां ध्यान से सुनना, कुछ किताबों में मिलता है व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली, कुछ किताबों में मिलता है व्यापार करने की अनुमति मिली, पर फिर वापस ले ली गई। हुआ क्या, जहांगीर ने अनुमति दे दी कि कर लो व्यापार, बिल्कुल तुम इतने अच्छे आदमी, तुम्हें तो हमारी भाषा का ज्ञान है, तुम तो हम जैसे ही हो, करो व्यापार। परंतु फिर गड़बड़ यह हो गई कि पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया। क्या किया, पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया कि भाई हम क्यों झेले, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो आपके अकबर है, जहांगीर है, जो मुगल दरबार में या मुगल के जो राजा थे, उनका भी अगर कोई सामान या कह सकते हैं समुद्री मार्ग से आता और जाता था ना, तो उसको भी परमिशन किसकी चाहिए थी, पुर्तगालियों की चाहिए थी। सोचो, भारत की जमीन का राजा, भारत की जमीन का राजा, और जब उसे भारत से कोई सामान निर्यात आयात करना होता तो परमिशन किसकी चाहिए, पुर्तगालियों की चाहिए। तो जहांगीर अगर अंग्रेजों को व्यापार करने या सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे देता तो पुर्तगालियों से दुश्मनी मोल ले लेता या नहीं ले लेता। भाई पुर्तगाली से वो दुश्मनी मोल ले लेता, फिर पुर्तगाली उसका सामान नहीं भेजते, पुर्तगाली उसका काम नहीं करते, पुर्तगाली उसका विरोध करते। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने विरोध किया तो अनुमति को फिर मना कर दिया। क्या कर दिया, अनुमति नहीं दी, मना कर दिया। अब होता क्या है, बात को ध्यान से सुनना, अनुमति नहीं मिली। अब हॉकिंस जो थे वो इस चीज को लेकर बड़े निराश भी हुए कि क्या करें। अब हुआ क्या, उन्हें एक बात पता चली कि अगर हम लोग पुर्तगालियों को हरा दें, अगर हम पुर्तगालियों को हरा दें तो ये जहांगीर भी हमारी बात सुनेगा और अंग्रेज जो है वो यहां स्टैब्लिश भी हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि जहांगीर ने मना क्यों किया, पुर्तगालियों को ध्यान में रखते हुए। तो जहांगीर ने साफ कहा था कि अगर पुर्तगाली है, हमें उनके साथ अच्छे संबंध रखेंगे तभी हमारा काम होगा, और अगर हमने आपको अनुमति दी तो हमारे इनसे संबंध बिगड़ जाएंगे, इससे हमारे को काफी नुकसान हो सकता है। तो अंग्रेजों को ये पता था कि अगर ये बीच में कड़ी, अगर ये हट जाए, अगर ये बीच की कड़ी हट जाए तो हम आजाद, मतलब हम व्यापार कर सकते हैं। अब इस बीच की कड़ी को हटाने के लिए एक याद होगा आप सबको, या पता होना चाहिए, 1611 या कई किताबों में 12 भी मिलता है, नो डाउट। 1611-12 में आपके यहां सवाली युद्ध नाम सुना होगा, क्योंकि ध्यान से सुनना, अंग्रेज बड़े ही होशियार थे, उन्हें पता था युद्ध करना पड़ेगा। बदेरा युद्ध किया डच को हराने के लिए, बदेरा युद्ध किया डच को हराने के लिए, और आपके यहां स्वाली का युद्ध किया है उन्होंने 1911-12 में। ठीक है ना, 11 आपको मुख्यतः मिलती है, कई किताबों में 12 मिलती है, तो उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, अगर आपको कभी इन दोनों में से चुनाव करना पड़े तो आप 211 के ऊपर जा सकते हो, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो 211-12 में स्वाली का युद्ध हुआ। स्वाली का युद्ध किसके बीच में हुआ, पुर्तगाल के बीच में हुआ, पुर्तगालियों के बीच में हुआ और अंग्रेजों के बीच में हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ। चलो बताओ जीता कौन, फटाफट जवाब दो, जीता कौन, पुर्तगाली जीते या अंग्रेज जीते, बताओ जीता कौन, जीता कौन। बिल्कुल, पिछली बार की तरह इस बार भी जीता कौन, अंग्रेज। पिछली बार की तरह इस बार भी कौन जीत गया, अंग्रेज जीत गया। अच्छा, एक बार और कहीं किताबों में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि एक, हालांकि बहुत सारे जहाज, यूं मान के चले पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल जो था उसका तो समुद्र पर राज था, एक तरह से समुद्र के स्वामी, महासागर के स्वामी इनको कहते थे। तब इनको हराने के लिए, भाई इनकी जहाज जो थी, पुर्तगालियों में क्या था, जहाजी सेना वो बहुत मजबूत थी, जहाजी सेना मजबूत थी, तो पुर्तगालियों को हराने के लिए जहाजी सेना ही हमें तैयार करनी थी, हमें का मतलब अंग्रेजों को तैयार करनी थी। तो क्या किया अंग्रेजों के, आपके यहाँ एक रेड ड्रैगन, इसका नाम था एक जहाज का, या बाद में रख दिया गया, देखो रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन जहाज था। हालांकि और भी बहुत सारे जहाज थे। ठीक है, रेड ड्रैगन जहाज के कारण अंग्रेज जो है उन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो ये एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्वाली युद्ध के अंदर अंग्रेजों को जीत दिलाने वाला जहाज कौन सा था, रेड ड्रैगन। नाम भी अच्छा लग रहा है ना आपको, अब ड्रैगन का मतलब चीन से मत ले लेना, ठीक है, इसका नाम ऐसा ही था। रेड ड्रैगन जो है उन्होंने अंग्रेजों को स्वाली के युद्ध में जीत दिलाई, और स्वाली के युद्ध के साथ में ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो युद्ध के साथ जीते हैं उन्होंने 1611 में, ध्यान से सुनना, इसी में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया ना, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी
या मछलीपट्टनम एक ही बात है, सबसे पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, सबसे पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की है। ठीक है, मैंने बताया 1605 में डच ने करी, 1605 में डच ने करी। ठीक है, और यूं मान के चलो 1611 में मसूलीपट्टनम में ही अंग्रेजों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी। बात यहां तक क्लियर होती है? ये चीजें यहां तक समझे? हो क्या रहा है भाई, यहां तक हो क्या रहा है? अर्पित, मैंने बता दिया कि मनसब क्या होता है, ठीक है ना, मैंने बता दिया कि मनसब क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि आपके यहाँ 1599 में एक कंपनी मतलब व्यापारिक संघ बना, सभा बनी, लॉर्ड मेयर उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने सबने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, और प्राइवेट कंपनी बनाकर 1600 में ब्रिटेन की महारानी से उस कंपनी को बाहर मतलब भारत में व्यापार करने का एकाधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। उस कंपनी ने क्या किया, 1600 में ब्रिटेन की महारानी से कागज पर हस्ताक्षर करवाकर भारत में 15 वर्षों तक, ठीक है, भारत के साथ 15 वर्षों तक एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में जब वो भारत आती है तो 1608 में हॉकिंग्स आते हैं जहांगीर के दरबार में कि भाई हमें व्यापार करना है, आपकी अनुमति चाहिए। अब हुआ क्या, हॉकिंग्स जो थे वो बड़े यूं मान के चले फारसी और तुर्की भाषा का इनको ज्ञान था, उन्होंने उसी भाषा में उनसे बात की, ठीक है, अच्छे व्यवहार से उनके साथ बात की। तो राजा जहांगीर इतने खुश हुए कि उन्होंने उनको 400 का मनसब दे दिया, 400 का मनसब दे दिया। परंतु हॉकिंग्स ने कहा भाई मैं मनसब लेके मैं क्या करूं, मुझे तो परमिशन चाहिए व्यापार करने की, अनुमति व्यापार करने की दो, क्योंकि मेरे राजा ने तो यही कहा है, राजा कहां गए, मेरे राजा ने तो यही कहा है कि व्यापार करना है, या मुझे व्यापार करने की परमिशन दो। तो यहां जहांगीर ने कहा कि भाई मैं तुम्हें व्यापार करने की परमिशन तो दे दूं, मैं तुम्हें व्यापार करने की परमिशन तो दे दूंगा, पर मेरे साथ एक समस्या है। बोले क्या? बोले ये पुर्तगाली जो है ये इसका विरोध करेंगे, और पुर्तगाली जो है वो तुम्हें काम नहीं करने देंगे, और पुर्तगाली अगर तुम्हारा विरोध मतलब अगर इस चीज का विरोध करेंगे, मैं तुम्हें परमिशन दे दूं तो वो मेरा काम भी नहीं करेंगे पुर्तगाली, तो मैं पुर्तगालियों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, इसलिए मैं परमिशन नहीं दे सकता। तो हॉकिंस ने कहा कि अगर एक बात बताओ, पुर्तगालियों को हरा दे तो? बोले बिल्कुल, अगर पुर्तगालियों को हरा दे तो मैं आपको भी अनुमति दूंगा, टेंशन ही मत लो, पर आप पुर्तगालियों को हरा कर दिखाओ, इसके ऊपर विजय प्राप्त करो, दिखाओ कि पुर्तगालियों से ज्यादा मजबूत हो क्या। तो हॉकिंस ने कहा चलो बेटा ठीक है, अब एक चैलेंज, पुर्तगालियों को हराएंगे और उसी के बाद में यहाँ काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1611 में 11-12 आपको दोनों तारीखें मिलेंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वाली का युद्ध हुआ, ठीक है, स्वाली का युद्ध हुआ जिसमें पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। स्वाली का युद्ध होता है आपके पुर्तगाली अंग्रेजों के बीच में। रेड ड्रैगन एक जहाज था, ठीक है, रेड ड्रैगन एक जहाज था, उस जहाज की अनुमति से, उस जहाज की सहयोग से, उस जहाज के सहयोग से अंग्रेज जो है वो जीत प्राप्त करते हैं। और जीतने के बाद में यूं कह सकते हैं उसी के साथ, जीत के साथ ही मान के चले 1611 में, युद्ध के दौरान ही सारे काम चल रहे हैं, 1611 में मसूलीपट्टनम में सबसे पहली अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी की स्थापना की है। देखो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले, बीच में कुछ भी किया हो, उन्होंने और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाई हैं, वो भी पढ़ाऊंगी, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहला जहां काम हुआ है, जो काम जहां सबसे पहले हुआ है उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, ये आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। अब देखो डन, अब बात यहां नहीं शुरू, भाई ये बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यहां शुरू होती है। बात यहां शुरू कैसे होती है, ये यहां तक क्लियर हो गई बात को। अब देखो 1611 में इन्होंने सबसे पहली व्यापारिक कोठी बना ली, और 1611-12 में इन्होंने स्वाली का युद्ध जीत लिया। अब जैसे ही स्वाली का युद्ध जीता, जहांगीर के सामने, भाई एक तो पहले से ही मान के चलो जहांगीर के सामने इन्होंने 400 का मनसब ले लिया था, ठीक है, 400 का मनसब ले लिया, एक तो पहले ही 400 का मनसब ले लिया, और ऊपर से वो इतने खुश, जहांगीर इतना खुश कि भाई इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, इसका मतलब अंग्रेजों में ताकत है, और ताकतवर व्यक्ति से हम तो दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। तो क्या किया उन्होंने, 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, इस पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर करो दिमाग के अंदर। 1611 में सबसे पहली व्यापारिक कोठी जिसे आप कहते हो कार्यालय, व्यापारिक कोठी कार्यालय स्थापित किया है मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम
पट्टनम में, ठीक है। और सबसे पहला जो यूं कह सकते हैं आपके यहाँ 1613 में जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके उन्होंने सूरत में सबसे पहले कारखाना खोल दिया। क्या किया? सूरत में उन्होंने सबसे पहला परमिशन से, ये और ध्यान से सुनना, परमिशन से उन्होंने सूरत में एक स्थायी कारखाने की स्थापना करी है। और उसके बाद अब देखना क्या होता है। 1615 जहांगीर तो अपनी जगह बना हुआ है। 1615 में फिर जहांगीर के दरबार में, 1615 में जहांगीर के दरबार में अब कौन आता है? अब कौन आएगा? जहांगीर के दरबार में अब आपके यहां फिर जेम्स प्रथम ने, ध्यान से सुनना, इस बार फिर जेम्स प्रथम ने एक दूत भेजा। ये तो ब्रिटेन का राजा है, नो डाउट। ये तो किसका राजा है? ब्रिटेन का राजा है। अब ब्रिटेन के राजा ने फिर दूत भेजा। पहला दूत कौन था? हॉकिंस। पहला व्यक्ति कौन था? हॉकिंस, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति, दूसरा दूत कौन था? दूसरा व्यक्ति कौन था? थॉमस रो। दूसरा व्यक्ति कौन था? सर थॉमस रो। क्या बात है, ठीक है। थॉमस रो जो था वो दूसरा दूत था। अब दूसरा दूत जो है, हालांकि हॉकिंस इतने सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि मना कर दिया था पुर्तगालियों को लेकर। अब तो पुर्तगाली भी चुपचाप बैठे हैं, उनको पता है अंग्रेज क्या कर सकते हैं, तो वो भी शांत बैठे हैं। और जहांगीर को ये पता है कि अंग्रेज क्या कर सकते हैं। इसलिए 1615 में, 1615 के अंदर आपके यहां मुगल साम्राज्य पर, ठीक है, अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य पर व्यापार करने का अधिकार पत्र, जिसे आप कहते हैं शाही फरमान जारी कर दिया गया। सफल कौन रहा? थॉमस रो। सफल कौन रहा? थॉमस रो। पहले हॉकिंस भी सफल रहते, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हॉकिंस भी सफल रहते, परंतु हॉकिंस के सामने लड़ाई थी पुर्तगालियों की। अब जब 1611 के अंदर पुर्तगालियों को हरा दिया तो अंग्रेजों की शक्ति मजबूत हुई। जहांगीर की नजरों में जो अंग्रेज हैं वो शक्तिशाली निकले। उन्हें पता चल गया पुर्तगाली, डच, इन सबसे बेहतरीन कौन सा है? अंग्रेज। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाना ज्यादा सही समझा। और क्या किया? आपके यहां जहांगीर ने थॉमस रो को मुगल साम्राज्य, जहां मुगल साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार पत्र जारी कर दिया। मतलब जिसे कहते हैं शाही फरमान, ठीक है। कुछ नहीं होता, कागज होते हैं, उस पर साफ लिखा होता है कि आपके यहां जहांगीर, ठीक है ना, बादशाह जहांगीर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटेन से आई है, उसे मुगल साम्राज्य में सभी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। मोहर लगा के साइन करके दे दिया, ठीक है, मोहर लगा के साइन करके दे दिया। अगर हम देखें तो इसके आधार पर उन्होंने धीरे धीरे पूरी जगह, ठीक है, धीरे धीरे पूरे क्षेत्रों पर व्यापार करना शुरू किया। जैसे हम बात करते हैं आगरा है, अहमदाबाद है, भरूच है, ठीक है, भरूच है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर वो बाद में धीरे धीरे फैल गए और फैलते फैलते उन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। बात यहां तक क्लियर होगी, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि पहला दूत भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया पहला दूत कौन सा है? तो पहला दूत है हॉकिंस, ठीक है। दूसरी बात समझना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये देखो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया कौन सा दूत जो है वो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा, कौन सा है? व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल कौन सा रहा? थॉमस रो। इसीलिए ये दोनों व्यक्ति आपके दिमाग में हमेशा चलते हैं। हॉकिंस पहले आया, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ पुर्तगालियों के कारण, ठीक है ना, उसके डर से। फिर क्या हुआ? पुर्तगालियों से लड़ाकर वो तो चला गया, ठीक है। और आपके यहाँ फिर जेम्स ने एक बार फिर कोशिश की राजा ने, और इस बार थॉमस रो को भेजा। और थॉमस रो की बात से नहीं, अंग्रेजों के इस
इस रूप को देखकर आपके जहांगीर ने उन्हें अनुमति दे दी। अब जहांगीर ने अनुमति दे दी, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। अब देखना अंग्रेज क्या करेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं हम आपके 1639 की। किसकी बात कर लेते हैं? 1639 की। अगर मैं थोड़ा सा इससे पहले बताऊं तो एक बात और ध्यान रखना, 1633 में आपके एक क्षेत्र है उड़ीसा में, उड़ीसा में एक क्षेत्र है बालासोर। ध्यान से सुनना, उड़ीसा क्षेत्र में बालासोर, बालासोर में प्रथम। अब बालासोर में प्रथम कैसे हुआ? पूर्व, ध्यान से सुनना, पूर्वी जो क्षेत्र है उनमें सबसे पहली, ये और लिख देती हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज रहोगे वरना। पूर्वी क्षेत्रों में प्रथम कारखाना। ये मैं इसलिए बताया मैंने क्योंकि तुम्हें अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन देखो, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि पहला कारखाना, पहला अगर कारखाना अगर हम बात कर ले तो आप तो मसूलीपट्टनम जा सकते हो, ठीक है, कि मसूलीपट्टनम 1611 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, पूर्व में जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्रों में अंग्रेजों ने सबसे पहला, पूर्वी क्षेत्रों में अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना उड़ीसा में बालासोर में स्थापित किया। कब किया? 1633 में, ठीक है। कब किया? 1633 में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूं किसकी? 1639 की। अब देखो होता क्या है, बात समझना। ये आपका दिल्ली, हॉकिंस आया तो पुर्तगालियों से लड़ा, और पुर्तगालियों से लड़ने के बाद में थॉमस रो आया। थॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। थॉमस रो को क्या हो गई? व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब ध्यान से सुनना, क्या किया इन्होंने? धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पर व्यापार करना शुरू किया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो कंपनी भारत आई है वो केवल पहले व्यापार करने के लिए आई कि भाई हमें केवल व्यापार करना है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। ऐसे ही हुआ आपके इधर मद्रास में। क्या हुआ? मद्रास में उन्होंने क्या किया? एक क्षेत्र था, मद्रास में क्षेत्र था, उस क्षेत्र को पट्टे पे लिया, मतलब किराए पे लिया कि हमें इस क्षेत्र में व्यापार करना है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा एक मामूली सा राजा था, ठीक है, एक छोटा सा मामूली सा राजा था। उस राजा से उसका ये क्षेत्र जो है, मद्रास का क्षेत्र था, मद्रास का जो ये क्षेत्र है इसको उन्होंने क्या लिया? रेंट पे लिया, पट्टे पे लिया, ठीक है। और क्या किया? जब उस राजा से राजा ने साफ कहा कि भाई मुझे मेरा क्षेत्र वापस दो, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं देंगे। जैसे यूं होता है ना, किसी को आप घर पे रेंट पे रहने के लिए देते हो, किसी व्यक्ति को रेंट पे रखते हो और वो थोड़े दिनों बाद कहता नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा घर है, नहीं जाऊंगा। वैसे ही अंग्रेजों ने कहा नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या किया? मद्रास के इस एरिया को जो उन्होंने पट्टे पे लिया था, इस पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, इस पर क्या किया? अपना कब्जा कर लिया, और कब्जा करके किलेबंदी कर दी, और किलेबंदी की हम बात करते तो उन्होंने अपना एक फोर्ट, ठीक है, अपना एक किला बनाया। बताओ कौन सा किला बनाया? क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, एक तो किला बनता है यहां और एक किला बनेगा आपके इधर बंगाल के पास, ठीक है, विलियम। एक किला बनेगा यहां, एक किला बनेगा ये जो दो किले हैं ना, ये आपके अंग्रेजों को आगे चलकर बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है ना। ये आगे चलकर ये जो किले हैं अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मदद करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल सही कहा। किला कौन सा बताया? फोर्ट सेंट जेम्स, जॉर्ज कह सकते हो, सॉरी जेम्स नहीं, जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये किला उन्होंने बना लिया। किलेबंदी का मतलब समझ गए? किला बनाया मतलब उनका जो कोठी, उनका जो व्यापार, उनका जो कारखाना था, उसके चारों तरफ किलेबंदी कर दी। किलेबंदी का मतलब समझ गए? किला बना लिया उन्होंने। क्या किया? किला बना लिया और किलेबंदी कर दी, किला बना लिया, किला बनाकर इस पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में अगला शिकार अंग्रेजों का कौन हुआ? बताओ, अगला शिकार अंग्रेजों का कौन हुआ? तो यहां मेरी बात को समझ गए? यहां
इस डायग्राम फॉर्म में क्या थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा तुम लोगों को। फोर्ट सेंट जॉन थे। अब अगला जो शिकार आया, अगला जो शिकार आपका होता है वो है हुगली। अगला शिकार है वो कौन होती है? हुगली। हुगली अगला शिकार थी। हुगली अगला शिकार कैसे थी अगर हम बात करते हैं, हुगली जो है वो अगला शिकार कैसे हुई? हुगली में आप बात करते हैं 1615 में ये हुगली आपकी बंगाल, ठीक है, ये हुगली है बंगाल में। अब बात कर लेते हैं हुगली पर 1611 में उन्होंने क्या किया? व्यापार करना शुरू कर दिया। भी परमिशन ली पहले तो, नो डाउट क्या की, पहले तो परमिशन ली, ठीक है, परमिशन ली और परमिशन लेने के बाद में हुगली में व्यापार करना शुरू कर दिया। परमिशन से व्यापार हो रहा, कोई समस्या नहीं है, व्यापार आराम से चला। उसी बीच में आप सबके लिए खुशखबरी आई, और वो क्या खुशखबरी आई? 1961 की। वो क्या खुशखबरी आई? 1961 की। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, नाम भी अच्छा है ना, चार्ल्स और कैथरीन, इनका हुआ विवाह। बधाई हो, इनका हो गया विवाह। और इनके विवाह में कल पढ़ा था ना, इनके विवाह में दहेज में क्या आ गया? बंबई। इनके विवाह में दहेज में क्या मिला? बंबई, ठीक है, बंबई दहेज में मिला। तो आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से सुनना, अब ब्रिटेन के पास में ये बंबई है, ठीक है, ये बंबई पहले तो था पुर्तगालियों के पास में, पहले तो था पुर्तगालियों के पास में, और फिर पुर्तगालियों को लगा कि भाई अगर अंग्रेजों से पंगा लेंगे तो काम नहीं करने देंगे अंग्रेज, तो एटलीस्ट हमारे पास जो जगह बची हुई है हम उसे तो बनाए रखें, जो जगह हमारे पास है उसे तो बनाए रखें। तो हमने क्या किया, बंबई जो था वो दे दिया किसको? दहेज में, अंग्रेजों को। अब अंग्रेज जो शासक था चार्ल्स ने कहा मैं क्या करूंगा इसका, बंबई का मैं क्या करूं, इससे बड़े एक काम करता हूं, बंबई को चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया। क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया। अब देखो हो रहा क्या है, बात समझना, इधर से तो मद्रास का ये एरिया गया हमारे हाथ से, अब बंबई जो हमारा क्षेत्र है वो भी गया। क्या हुआ? अब बंबई जो हमारा क्षेत्र है वो भी गया। आगे ध्यान सुनो, अभी हुगली बाकी है। अभी हुगली के साथ क्या हुआ? हुगली व्यापार हो रहा था, व्यापार करना की परमिशन मिल गई, व्यापार कर रहे हैं, परंतु 1689 में अंग्रेजों ने हुगली पर लूट मचाई, मतलब हुगली के जो व्यापारी थे उनको लूट लिया, अब हुगली के व्यापारियों को लूट लिया तो हुगली के व्यापारी जो है वो पहुंच गए औरंगजेब के पास कि भाई देखो आपके शासन में हमारे साथ क्या हो रहा है, औरंगजेब जी आपका शासन है, आपके शासनकाल में अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, अंग्रेज हमें क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आपके राज में हो रहा है ये सब कुछ। औरंगजेब को आया गुस्सा, औरंगजेब ने कहा ऐसे कैसे कर सकती है अंग्रेज। औरंगजेब के मुगलों के सामने मुगल जो थे वो अंग्रेजों से लड़े, और अंग्रेज इतने होशियार थे कि अपने लड़ाई में अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घुटने टेक दिए और माफी मांग ली। औरंगजेब के आगे घुटने टेक दिए, लड़े नहीं है, एक तरह से सामान्य से युद्ध हुए, संघर्ष हुआ थोड़ा बहुत, और अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और माफी मांग ली। और भारतीय कितने अच्छे हैं कि माफी दे भी दी, भारतीय कितने अच्छे हैं कि उन्होंने माफी दे भी दी कि चलो माफ किया, आप भी क्या याद रखोगे, पर ऐसे थोड़ी ना किया माफ, ऐसे थोड़ी ना किया। औरंगजेब ने लूट के कारण उन्हें वापस व्यापार करने का अधिकार तब दिया जब उन्होंने 1.5 लाख का हर्जाना भरा। क्या किया? 1.5 लाख का हर्जाना भरा, और 1.5 लाख का हर्जाना भरने के बाद में औरंगजेब ने उन्हें व्यापार करने की फिर से अनुमति दे दी। औरंगजेब ने क्या किया? उन्हें व्यापार करने की फिर से अनुमति दे दी। सोचो कितने होशियार थे। अंग्रेजों को उस वक्त पता था कि उनका ज्यादा दबदबा नहीं है, लगभग पूरे भारत पर मुगल छाए हुए हैं, ठीक है, और अंग्रेज जो है वो बहुत ही कम क्षेत्रों पर है, प्लस व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं तो सेना वगैरह भी कम होगी, व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं तो सेना वगैरह भी कम है और हथियार भी कम है, तो मुगलों से हम लड़ नहीं सकते, और अगर मुगलों से लड़ने की कोशिश करी तो उस चक्कर में मुगल नाराज हो जाएंगे और मुगल हमें व्यापार भी नहीं करने देंगे। अगर मुगल हमें यहां से खदेड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। इससे बढ़िया यह है कि एक बार हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, एक बार काम चला लो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा।
ठीक है, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो हुआ क्या, आपके यहाँ 1689 में लूट मचाई और उसके बाद मुगलों के साथ जब संघर्ष हुआ तब उन्होंने माफी मांग ली, और माफी मांग ली तो माफी मांगने के बाद औरंगजेब ने कहा चलो ठीक है, किया आपको माफ, 1.5 लाख का तो जुर्माना मतलब हर्जाना भरो। बोले दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था 1.5 लाख हम आराम से कमा लेंगे। 1.5 लाख का हर्जाना भरा और हर्जाना भरने के बाद व्यापार करने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। क्या किया, व्यापार करने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। अब व्यापार करने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया, फिर व्यापार में लग गई। अच्छा, फिर व्यापार में लग गई है, पॉइंट यहां से क्लियर होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे इस चीज को। थोड़ा सा रिवाइज कर लो इसको, फिर कल पढ़ लेंगे बाकी सारी चीजें, क्योंकि हिस्ट्री में अगर ज्यादा फैक्ट तुम्हारे दिमाग में एक ही दिन में मैं डाल दूंगी ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं रहेगा। तो इस चीज को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा क्या करूंगी, आज जो पढ़ाया ना उसको कल रिवाइज करवा दूंगी, तो आप क्या कनेक्ट कर लोगे, ठीक है ना, उस चीज को कनेक्ट करके आगे पढ़ लोगे। तो सीधी सी बात हमने ये समझी, अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज ने 1600 में परमिशन ली, ठीक है, ये कभी मत भूलना, परमिशन मिली है 1600 में, आए नहीं है, भारत नहीं पहुंचे, भारत में कदम नहीं रखा है, कदम रखने से पहले उन्होंने परमिशन ली, ठीक है, परमिशन ली 1600 में, 1600 में परमिशन लेके 1601 1604 में वो आते हैं। अगर हम उसका बात नहीं करें, सीधी बात करते हैं 1608 की, तो 1608 में परमिशन लेने के लिए आए, 1608 में अंग्रेज परमिशन लेने के लिए आए, परमिशन मिली नहीं, क्यों, क्योंकि औरंगजेब जो था, जहांगीर जो था वो परमिशन नहीं दे पाया, क्यों, क्योंकि पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगालियों के दबाव में आकर जहांगीर ने मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने सोचा अगर पुर्तगालियों को हरा दे तो, बोले हरा दो तो आपको मिल जाएगी परमिशन। स्वाली का युद्ध हुआ, युद्ध में अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज जीत गए तो पुर्तगाली दब गए, पुर्तगाली दब गए तो औरंगजेब को जहांगीर जो है वो खुश हुआ, जहांगीर खुश हुआ तो जहांगीर ने क्या किया, 1613 में सूरत में स्थायी कारखाने बनाने की अनुमति दे दी, स्थायी कारखाने बना दिए। फिर क्या हुआ 1615 में फिर क्या किया, व्यापार करने की फिर से कोशिश की, थॉमस रो को भेजा और थॉमस रो को पूरी अनुमति मिल गई कि जहां जहां मुगल का साम्राज्य वहां वहां व्यापार करो, कोई नहीं रोकेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां मिल गई परमिशन 1615 में, 1615 में यहां मिली परमिशन। और आगे देखना क्या किया उन्होंने, 1633 में उड़ीसा बालासोर में पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहला कारखाना बनाया था उन्होंने, ये वाला, ये सबसे पहला था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ 1639 में यहां पहुंचे मद्रास। कहां पहुंचे, मद्रास, ठीक है ना, मद्रास पहुंच गए और मद्रास पहुंच के पट्टे पर ली, जमीन क्या ली, पट्टे पर ली, रेंट पे ले ली कि भाई हमें कुछ दिन व्यापार करना है। अब छोटा बेचारा राजा था, वो लड़ाई भी क्यों करता, बोले कर लो। अब राजा दबते हुए दिखा तो अंग्रेजों ने कुछ समय बाद उस पर कब्जा कर लिया और राजा को कहा कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। अब राजा बेचारा साइड हो गया, दबाव तो पहले से था, साइड हो गया तो उन्होंने क्या किया, उस मद्रास के उस क्षेत्र पे कब्जा करके किलाबंदी कर ली, किले की स्थापना करी, किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉन्स, किला बना लिया। अब किला बनकर मद्रास उनके हाथ में आ गया। मद्रास हाथ में आया ही था कि अगली खुशखबरी आई कि 1951 में ये परमिशन मिल गई कि आप लोग हुगली पर क्या कर सकते हो, 1951 में हुगली जो है वहां से आप व्यापार कर सकते हो, हुगली में आप व्यापार कर सकते हो, ये अनुमति मिल गई। अरे मौज हो गई। 1951 में क्या किया, 1951 में हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये खुशी हमसे बर्दाश्त ही नहीं हुई थी कि इतने समय में फिर पता चला कि यहां तो शादी हो गई, ब्रिटेन में तो शादी हो गई पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन के राजा के साथ, ठीक है, राजा के साथ विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में मुंबई दहेज में आ गया, और मुंबई दहेज में आ गया तो राजा ने क्या किया, मुंबई को रेंट पे चढ़ा दिया। सोचो क्या हो रहा है, जो क्षेत्र हमारा उसे रेंट पे दे रहे हैं दो देश आपस में दहेज में दे रहे हैं, और वो देश उसको रेंट पे दे रहा है, किसको, अपनी ही कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया, कहा कि मुझे तो 10 पाउंड दे देना और जो भी व्यापार हो तुम कर लो। अब देखो मजे देखो कितने हो रहे हैं, मद्रास हाथ आ ही गया, मद्रास का वो क्षेत्र हाथ आ ही गया, इधर मुंबई हाथ आ ही गया, मुंबई मिल गया, मद्रास मिल गया, हुगली पर हमने आक्रमण कर दिया, मतलब अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। 1689 में क्या किया, हुगली को लूटा। लूटने के बाद में जब आपके यहाँ मुगलों के पास ये बात गई तो मुगल राजा औरंगजेब थे उस वक्त, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया,
लड़ाई की तैयारी करी, अंग्रेजों ने हाथ जोड़ लिया कि माफी दो, गलती कर दी, आगे से नहीं करेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, 1.5 लाख का हर्जाना भरो और वापस व्यापार करने लग जाओ। बोले ठीक है, 1.5 लाख का हर्जाना दिया और व्यापार करना वापस शुरू कर दिया। अब व्यापार करना वापस शुरू कर दिया, इसी के साथ कुछ चीजें और हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, 1651 है, सॉरी मैंने 1900 बोल दिया क्या, 1651 है, 1651 है वो। ये सारी तारीखें सही लिखी है, इसमें कुछ भी 1900 में नहीं है। 1611, 1613, 1615, 1633, 1639, 1651, 1661 और ये है 1689। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। बाकी जो है क्लास कल होगी, उम्मीद करती हूं कल की क्लास की तरह आज की क्लास भी तुम लोगों ने एंजॉय की होगी कि किस तरह अंग्रेज आ रहे हैं, किस तरह अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बतानी थी मुझे तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बताऊंगी फैक्ट्री क्या थी। तो जैसे मैं नाम बोलती हूँ फैक्ट्री, तो इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है, मशीनें, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ना। यहां फैक्ट्री का मतलब क्या था, यहां फैक्ट्री का मतलब था वेयर हाउस, स्टोरेज घर। वो क्या करते थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कच्चा माल, तो क्या करते थे आपके यहाँ भारत से जितना भी कच्चा माल होता था, जैसे मान लो सूरत के आसपास के क्षेत्र हैं तो वहां से कच्चा माल लेके सूरत के कारखाने में रख देते थे। मान लो और जितना और कच्चा माल है वो आपके आसपास का है वो कोचीन में रख देते थे, और आसपास के जो माल होता था वो बालासोर में रख देते थे, पटना में रख देते थे। वो क्या करते थे, वेयर हाउस। कारखाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ वेयर हाउस। आप खुद एक बात सोचो कि ब्रिटेन की कंपनियां क्या इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लाएंगी भारत में, मशीनें लाएंगी, फिर उनको स्टैब्लिश करेंगी, फिर उन मशीनों को चलाने के लिए यही के मजदूरों का प्रयोग करेंगी, और यहाँ के मजदूरों को सिखाना कितनी बड़ी बात। तो वो इतनी आफत ही रखते थे। वो क्या करते थे, बोलो मशीनें लाएंगे, यहाँ इतना तामझाम करेंगे ना, इससे बढ़िया हमारी फैक्ट्री मशीनें ब्रिटेन में है आराम से। यहां से तो हम चारों तरफ से कच्चा माल इकट्ठा करते, चारों तरफ से कच्चा माल इकट्ठा करते, इकट्ठा करके क्या करते, उन कारखानों में रख देते, उन कारखानों में रख देते। और उन कारखानों में रखने के बाद जैसे ही समय मिलता है, जैसे ही टाइम होता है, उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन्हें जहाजों में डालते और जहाजों में डाल के ब्रिटेन ले जाते। और ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियां होती उनमें माल बनता, ठीक है, उनमें माल बनता, माल बनकर विदेश अलग अलग देशों में फैलता, या आप कह सकते हैं भारत भी आता। कुछ माल बनकर भारत आता और कुछ माल जो है विदेशों में फैल जाता। इस तरह कारखाने, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि फैक्ट्री बनाई, मशीनें वगैरह लगाई ना, केवल स्टोरेज घर, जिसे आप वेयर हाउस कहते हो ना, स्टोरेज हाउस, स्टोर करने के लिए कारखाने बनाते थे वो लोग। ठीक है ना, बात यहां तक क्लियर हो गई।